गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, आज शुरू करते हैं अपन ऐसे 240। ऐसे 240 के अपन आज अपन क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद 250 एंड उसके बाद की जो स्टैंडर्ड है वो अपन नेक्स्ट सेशन में पूरे। तो राधे राधे, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। क्या है? आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, एबीसी लिमिटेड। उसको एक सर्कमस्टेंस दिया हुआ है, उस कंपनी का एक सर्कमस्टेंस दिया हुआ है अपने सामने। क्या कि यू कम अक्रॉस IOU अमाउंटिंग टू ₹2 करोड़ अगेंस्ट कैश बैलेंस शोन इन बुक्स ऑफ ₹2.10 करोड़। कंपनी को 2 करोड़ का कोई पेमेंट करना है और ध्यान रखना, उसके सामने कंपनी का जो कैश बैलेंस है उसमें कंपनी के पास है 2.1 करोड़ है, 2.10 करोड़ सॉरी। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट सिमिलर हाई बैलेंस थ्रू आउट द ईयर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ₹50,000 आर विड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू मीट डे टू डे एक्सपेंस। अभी देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। ये मुझे क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? देखिए, मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इस तरीके से पूछती है कि आप उसको पढ़ोगे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। पर ये जो क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, काफी बार बच्चे इसको छोड़ के आए थे। तो देखिए क्या सीन, इससे सिमिलर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो देखिए अब क्या सीन था, ये आपको एंटिटी की एक सर्कमस्टेंस बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंटिटी का एक सर्कमस्टेंस बता रहे हैं। क्या कि एक तो कंपनी में क्या है, बहुत हाई बैलेंस पड़ा है। क्या है? बहुत हाई बैलेंस पड़ा है 2.10 करोड़ का इन कैश। दूसरा क्या बोल रहा है कि इतना हाई बैलेंस होने के कारण, राइट, इतना हाई बैलेंस है कंपनी का, फिर भी कंपनी क्या कर रही है, 50,000 क्या कर रही है, बैंक से विड्रॉ कर रही है डे टू डे एक्सपेंस मीट करने के लिए। तो राइट, इट्स इंडिकेशन। ऑडिटर के दिमाग में क्लिक हो गया, यार ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, जब कंपनी के पास ऑलरेडी उसके पास से 2 करोड़ उसके पास बैलेंस पड़ा है, तो यार 50,000 बैंक से क्यों निकाल रही है अपने डे टू डे एक्सपेंस है ना मीट करने के लिए। इट्स द इंडिकेशन, राइट, इट्स अ इंडिकेशन। अब देखिए, कंपनी का ना वो सर्कमस्टेंस इंडिकेट करी है अपने जो फैक्टर्स पड़े थे, फ्रॉड फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जैसा एक फैक्टर दिख रहा है ऑडिटर को। तो जब ऑडिटर को ऐसा कुछ फैक्टर दिखेगा तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, राइट, क्या कोई फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क है या नहीं है। और अगर ऑडिटर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, राइट। ऑडिटर देखिएगा क्या एक्चुअली फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो देखिए, बस उसी की बात कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो पहले आपको जनरल आंसर देना है, राइट। देखिए, इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने की इन रिलेशन टू फ्रॉड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की, राइट। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी। दूसरा, ऑडिटर क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे, अगर ऑडिटर को ऐसी कोई सर्कमस्टेंस मिलती है ड्यूरिंग द ऑडिट, तो ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कोई फ्रॉड रिस्क है या नहीं है। फिर हमको एक क्या करना है, इंस्टीट्यूट ने कैश से रिलेटेड गाइडेंस नोट दिया था, आपको उसका कोई रेफरेंस नहीं देना है। इंस्टीट्यूट ने ऑडिटर्स को एक कैश से रिलेटेड क्या किया था, गाइडेंस नोट दिया था कि आप कैश को कैसे चेक करोगे, बराबर। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल से ये बताना है, अगर हाई कैश हो तो हम क्या करेंगे, सरप्राइज चेक करेंगे। क्या कैश जो एंटिटी के पास जो स्टॉक पड़ा है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करता है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल चेक करेंगे। फिर दूसरा, हम एंटिटी को सजेशन करेंगे किसका, रोटेशन के प्रोविजन। आप क्या करिए, उनको 7 दिन के छुट्टी पे भेज दीजिए, क्या करिए, 7 दिन का उनको ब्रेक दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, कोई दूसरा पर्सन उसको अगर हैंडल करेगा, तो अगर वहां पे कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन वगैरह करेंगे, चेक करेंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रिकॉर्ड्स है और जो कैश पड़ा है, क्या दोनों टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, आंसर बड़ा सिंपल है पर आपको क्वेश्चन को समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ऐसे 240 बताता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड के रिगार्डिंग, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। फिर ये क्या बोल रहा है, अगर ऑडिटर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस मिलती है, राइट, जो हमको सर्कमस्टेंस ऊपर बताइए, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस मिलती है तो ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड रिस्क देखेगा, फ्रॉड रिस्क है या नहीं है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। अगर ऑडिटर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस मिलती है तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा क्या कोई फ्रॉड है या नहीं। ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड को इवेल्युएट करेगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स देखेगा, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क देखेगा, चेक करेगा कोई फ्रॉड हुए है या नहीं हुए। फिर ये क्या बोलता है, ये जो अपन को केस दिया है उसमें जो सर्कमस्टेंस दी हुई है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है, इसलिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, गाइडेंस नोट का रेफरेंस दे रही है कि इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट दे रखा है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, ऑडिटर वहाँ पे सरप्राइज चेक कर सकता है, सरप्राइज वेरिफिकेशन, राइट। फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, रिकंसिलेशन कर सकता है जो बैलेंस है और
जो रिकॉर्ड्स है उन दोनों क्या कर सकता है, रिकंसिलिएशन कर सकता है। मैंने आपको एक और है ना सजेशन दिया था, पहला तो इंटरनल कंट्रोल का, दूसरा किसका, रोटेशन का, और एक हॉलीडे प्लान का। आप क्या कर सकते हो, उसको 7 दिन के हॉलीडे पे भेज सकते हो, राइट। तो बड़ा ही इजी आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट में शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। तो देखिए सिंपल सा आपको समझ में आ गया, ये किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे 240 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऐसे 240 की बात कर रहा है। चलिए ऊपर का एक बार केस पढ़ लेते हैं। क्या इंस्टीट्यूट ने कोई केस वगैरह पूछा है क्या, क्योंकि अगर केस वगैरह है तो हमको पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, फिर ध्यान रखना हमको उसका कंक्लूजन में देना पड़ेगा अगर कोई केस है तो। एक कंपनी है, उसने ऑडिटर को अपॉइंट किया, फिर ये क्या बोलता है, जब वो ऑडिट कर रहा था तो ऑडिट करते हुए उसको कोई ट्रांजैक्शन मिले, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा था उसको ऑडिट करते हुए कोई ट्रांजैक्शन मिले जो क्या थे, इरेगुलर थे, जो क्या थे, इरेगुलर थे, और उससे क्या था, मैनेजमेंट को है ना पर्सनली है ना बेनिफिट हुआ, उससे मैनेजमेंट को क्या हुआ था, पर्सनली बेनिफिट हुआ था। तो अब उस केस में पूछ रहा है कि पहले तो उस केस में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, दूसरा मैनेजमेंट फ्रॉड का है ना आपको बताना, रेफरेंस देना, क्या करना है, मैनेजमेंट फ्रॉड का रेफरेंस देना है। मैंने आपको एक है ना सिचुएशन बताई थी क्लास में, ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट का फ्रॉड है, अगर राइट, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो हमको एक स्पेसिफिक आंसर देना है। क्या, ऑडिटर देखेगा अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर देखेगा क्या वो ऑडिट कंटिन्यू कर सकता है, राइट। फिर ऑडिटर चेक करेगा क्या ऑडिटर को विड्रॉ करना चाहिए, रीजंस, ऑडिटर सारी चीजें क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है क्या कि विड्रॉल, अगर ऑडिटर विड्रॉल कर रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस चीज को पहले टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, विड्रॉ करने से पहले ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, साथ में उनको रीजंस भी बताएगा, राइट। अब अगर ऑडिटर जब विड्रॉ का डिसीजन ले रहा होगा तो ऑडिटर देखेगा क्या तो पहला लीगली परमिटेड है, ऑडिटर चेक करेगा क्या पहला विड्रॉल लीगली परमिटेड है। अगर वो लीगली परमिटेड है तो ऑडिटर देखेगा उस केस में ऑडिटर की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ऑडिटर को रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, अपनी फर्म को भी इस चीज को कम्युनिकेट करेगा। ये सिमिलर जो पॉलिसी है ये ध्यान रखना, थ्रू आउट द ऑडिट जब भी ऑडिटर विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करेगा, ये सेम प्रोसेस हर जगह चलेगा, सेम प्रोसेस हर जगह चलेगा। ये पॉलिसी अपने एसक्यूसी 1 में भी देखी थी। अब ध्यान रखना फ्रॉड से रिलेटेड आपको ये जो दो चीजें, दो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर, नोट्स में ऐड ऑन कर लेने। क्या, पहला तो कारो का रेफरेंस, देखिए ऑडिटर की बात हो रही है, अगर मैं ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, राइट, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, तो ये दो पॉइंट एप्लीकेबल होंगे। कौन सा, पहला तो कारो है ना, कारो का रेफरेंस क्लॉज 11, क्लॉज 11 का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, वो फ्रॉड से रिलेटेड बात करता है, उसका स्कोप बढ़ गया है तो वो क्लॉज एप्लीकेबल होगा अब। दूसरा आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 का रेफरेंस देना है, राइट, दैट इज कौन सा था, अगर 1 करोड़ से कम है तो रिपोर्टिंग टू बोर्ड, सॉरी रिपोर्टिंग टू बोर्ड ओनली, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टिंग टू बोर्ड एंड सीजी, राइट। तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, ऐसे 2 से 40 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, राइट। फिर ये बता रहा है कि मैनेजमेंट के पास क्या होता है, अगर मैनेजमेंट का अगर एटीट्यूड है फ्रॉड करने का तो मैनेजमेंट के पास ज्यादा पावर होते हैं, ज्यादा है ना चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है फ्रॉड करने की, और उसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, वो क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा मैनेजमेंट वाला पॉइंट दिया है। तीसरा क्या दिया है, ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। फिर ये क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट, हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से ऑडिट कर रहे हो, 2-3 साल से ऑडिट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अच्छी लगी थी पहले, पर उस केस के बावजूद, राइट, अगर मैनेजमेंट की आपको इंटीग्रिटी पिछले सालों में अच्छी भी लगी थी, फिर भी चांसेस है कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, अगर ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आपको कोई ऐसे सर्कमस्टेंस मिलते हैं या फिर वैसे कोई कंडीशन मिलती है या फिर कोई ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, क्या लगता है आपको फ्रॉड हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उस केस में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। क्या करना है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। आप क्या करोगे, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे।
फिर अगर हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको TCWG वगैरह से कम्युनिकेट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है और जो TCWG से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम दोनों को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर वो दोनों भी क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट है, राइट। अगर मतलब उसके बेसिस पे हमको लगता है कि मैनेजमेंट या TCWG भी इन्वॉल्व हो सकता है फ्रॉड में, तो हम क्या करते हैं, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी और फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। अब देखिए, इसने एक रेफरेंस किसका दिया है, सेक्शन 143(12) का दिया है, और एक रेफरेंस किसका दिया है, पैरा 11 का दिया, किसका दिया है, पैरा 3 क्लॉज 11 का। तो ये 2 पॉइंट आपको अपने है ना नोट्स में ऐड करना है कि अगर किसकी बात हो रही है, ऑडिटर की बात हो रही है, और केस कौन सा है, फ्रॉड का, केस कौन सा है, फ्रॉड का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है, और केस कौन सा है, फ्रॉड का। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे 240 के साथ में, आपको ऐसे 240 के साथ में आपको सब सेक्शन 12 सेक्शन 143 और साथ में जो क्लॉज 11 है ऑफ कारो 2020, आपको उसका रेफरेंस देना है, राइट। अब देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अपन इसको लास्ट में शुरू करते हैं। आपने कोई इंक्वायरी करी हो, इंक्वायरी एलिसिट्स अ रेस्पॉन्स दैट need based consultation was obtained round the year but there is no documentary or other evidence of receipt of service as the auditor of Messrs Honest Limited, what would be your approach? ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंपनी है, उसने कोई ट्रांजैक्शन में एंटर किया कब, 5 मार्च 2022। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपने कब एंटर किया है, ईयर एंड पे 5 मार्च, 31 मार्च को ईयर पूरा होता है, और कंपनी ने कब ट्रांजैक्शन एंटर किया है, 5 मार्च को, राइट, नियर ईयर एंड, whereby it has agreed to pay 5 lakh per month to Mr. Y as annual retention fee for the engineering consultation. No amount was actually paid, but rupees 60 lakh was provided in books of account as on 31st March 2022. राइट, तो देखिए, पहला तो कंपनी ने ट्रांजेक्शन एंटर कब किया है, 5 मार्च को, ईयर एंड पे, राइट। कंपनी ने क्या बोला है, 5 लाख का पर मंथ पेमेंट की बात करी है, राइट। और अब देखिए फैक्ट क्या क्या दिया है, एक तो ईयर एंड में ट्रांजेक्शन किया है, दूसरा 5 लाख पर मंथ की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, 60 लाख को क्या किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। तो उसके अगेंस्ट में राइट, कोई भी कैश पेमेंट नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई भी कैश पेमेंट नहीं हुआ है, और कोई सर्विस रिसीव हुई हो, कंपनी को कोई सर्विस इसके रिगार्डिंग सर्विस रिसीव हुई हो, उसके रिगार्डिंग भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं, उसके रिगार्डिंग भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो मतलब इसमें क्या लग रहा है, सीधा सीधा ये एक फ्रॉड करने का तरीका है, राइट। ध्यान रखना, अपन एक देखा था टेक्निक, रिकॉर्डिंग फिक्चर्स जनरल एंट्रीज एट द ईयर एंड, राइट। हो सकता है कंपनी के ऊपर कोई है ना टारगेट वगैरह हो, कोई प्रेशर वगैरह हो, राइट, या फिर उनका बिहेवियर वगैरह ऐसा हो, या फिर इंटरनल कंट्रोल वीक वगैरह हो, जो भी हो, राइट। एक टेक्निक थी फ्रॉड करने की, क्या, रिकॉर्डिंग फिक्चर्स जनरल एंट्रीज पर्टिकुलरली एट द ईयर एंड, तो उसकी बात कर रहा है। और ध्यान रखना, इसमें इन्वॉल्व कौन है, इस ट्रांजेक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व कौन है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कौन है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखना, मैनेजमेंट फ्रॉड का मैंने आपको फिर से एक रेफरेंस दिया था। तो देखिए, सबसे पहले ये केस को समझा रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये केस को समझा रहा है। ये देखिए कौन सा एग्जांपल हो गया, फिक्शियस जनरल एंट्री का, कौन सा एग्जांपल हो गया है, फिक्शियस जनरल एंट्री का। कंपनी ने क्या किया है, कोई एक फेक एंट्री है ना रिकॉर्ड करी है फॉर देयर बेनिफिट, राइट। कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, अपन ने एक कंडीशन ये ली है, इसलिए करते हैं मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और टू अचीव अदर ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोल रहा है, जो भी सिचुएशन दी हुई है उससे क्या लग रहा है, कंपनी ने एक तो फिक्चर्स जनरल एंट्री एंटर करी है टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। फिर ध्यान रखना, ये किसका एग्जांपल दिया है, अगेन मैनेजमेंट फ्रॉड का दिया है, राइट। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, राइट, अगर क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा उसकी प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट और इन सम केसेस टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि सीजी वगैरह की बात कर रहा हूँ। कंसीडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज लीगली परमिटेड। आप अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे, फिर अपन बी है ना, पहले बी वाला लिखेंगे फिर ए वाला लिखेंगे,
कुछ भी लिखो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन मत। फिर ये देखिए सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 का रेफरेंस दिया है। ध्यान रखना अमाउंट 1 करोड़ से कम है। अमाउंट क्या है? 1 करोड़ से कम है। 60 लाख का फ्रॉड दिख रहा है। किसका कितना दिख रहा है? 60 लाख का फ्रॉड। तो ध्यान रखना इसमें बोर्ड वाला पॉइंट है ना एप्लीकेबल होगा। ऑडिटर क्या करेगा? विद इन 2 डेज ऑडिटर क्या करना होता है? बोर्ड को कम्युनिकेट करना होता है। क्या? पहला तो नेचर ऑफ फ्रॉड, क्या अमाउंट इन्वॉल्व हो सकता है, कौन पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। और फिर ध्यान रखना क्या दिया है, क्लॉज 11 और पैरा 3 ऑफ कारो 2020 का ना रेफरेंस दिया। देखिए वो है ना फ्रॉड के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की बात कर रहा है। अगर ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिला है, अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिला है, राइट, या फिर कोई कंपनी को फ्रॉड मिला है, राइट, कोई फ्रॉड मिला है, कंपनी ने किया है या फिर कंपनी पे किया है, कंपनी ने किया है या फिर कंपनी पे हुआ है, तो ऑडिटर को क्या करना होता है? उसको रिपोर्ट करना होता है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? उसका रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आपको ज्यादा पता नहीं होगा, आपको ज्यादा पता नहीं होगा आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है। तो बात किसकी हो रही है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है और फ्रॉड से रिलेटेड बात हो रही है। तो ध्यान रखना ऑडिटर की इस केस में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमको सब बतानी पड़ेगी। तो ऐसे 240 के अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कारो के अकॉर्डिंग क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा? सबका आंसर देना पड़ेगा। अगर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखता है कि आपको कारो के अकॉर्डिंग आंसर देना है, मान लीजिए क्वेश्चन सिर्फ छोटा 3 या 4 नंबर का है और लिखती है आपको कारो के अकॉर्डिंग आपको देना है, तो हम सिर्फ कारो का रेफरेंस देंगे, ज्यादा रामायण नहीं लिखेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का है, अगर इंस्टीट्यूट लिखती है कारो का है, तब कारो का रेफरेंस देना, साथ में छोटा छोटा रेफरेंस इसका भी दे देना। अगर अगर इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं लिखती, अगर इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं लिखती है, तो आपको इस तरीके से आपका आंसर देना होगा। अगर इंस्टीट्यूट लिखती है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको ये पूरा आंसर देना होगा, राइट। ये ओके, ये देखिए ये रिपीटेड है, हाँ एक बार आप खुद देख लेना, ये ऊपर वाले का क्या है, रिपीटेड है, राइट। ये देखिए अगेन ये वापस वही क्वेश्चन है कि जो सर्कमस्टेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, एंटिटी ने कोई फेक जनरल एंट्री क्या करी है, पास करी है, राइट। और फिर अगेन वापस सेम आंसर दिया है। पर ध्यान रखना इसमें फ्रॉड क्या था, 1 करोड़ से ज्यादा था। क्या था? फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा था। इसमें रिपोर्टिंग किसको होगी? बोर्ड के साथ में सीजी को भी रिपोर्टिंग होगी, बोर्ड के साथ में सीजी को भी रिपोर्टिंग होगी, राइट। ओके, देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं आदित्य लिमिटेड वाला, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अपन एक बार इसको वापस से रीड करते हैं, क्या है लास्ट में क्या है। देखिए द अमाउंट वर पार्शियली रिसीव्ड इन द कंपनी बैंक अकाउंट एंड पार्शियली रिसीव्ड इन द सीएफओ पर्सनल अकाउंट। कोई कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ है, वो कुछ तो कंपनी के बैंक अकाउंट में गया है और कुछ कंपनी के नाम जो सीएफओ है उसके बैंक अकाउंट में गया है, राइट। तो ऑफ कोर्स सीएफओ है उसके पर्सनल अकाउंट में तो जाना ही नहीं चाहिए, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी आर डिस्क्लोज एडवांस received against the future bookings. In the light of above scenario, kindly guide the statutory auditor with respect to the responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. चलिए धन्यवाद इंस्टीट्यूट, हमको इसको देख के ये तो समझ में आ गया ऐसे 240 की बात हो रही है। और जब केस ऑडिटर का है, जब केस स्टैट्यूटरी ऑडिट का है और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, तो ध्यान रखना कारो और कंपनी लॉ का जो सेक्शन 143 है वो भी एप्लीकेबल होगा, राइट, वो दोनों भी एप्लीकेबल होंगे। धन्यवाद इंस्टीट्यूट, सबसे लास्ट में ये लिखने के लिए। अब अपने जो पढ़ा था उसमें एक सिचुएशन अपन को सामने समझ में आई थी, क्या कि कुछ कंपनी के बैंक अकाउंट में गया है और कुछ सीएफओ के ना बैंक अकाउंट में गया है, मतलब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। क्या है? टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट फ्रॉड वाला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। अब चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखना केस अपन को किसका लग रहा है? रेवेन्यू का लग रहा है, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली बताया है, राइट। स्पेशली इसने किस पे एम्फेसाइज किया है? लास्ट में रेवेन्यू वाला जो फिगर था उस पर एम्फेसाइज किया है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप भी रीड करिए, 2 मिनट पॉज करना, इसको रीड कर लेना, पहले मुझे सुनना फिर आप इसको रीड करना। देखिए क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो होटल के बिजनेस में, किसके है? होटल के बिजनेस में या फिर टूरिज्म वगैरह के बिजनेस में। इसने कोई संजय करके है उसको अपना क्या किया? ऑडिटर अपॉइंट किया। जब वो ऑडिट कर रहा था तब क्या हुआ? ऑडिट टीम को लगा क्या? that the risk of a improper revenue recognition from hotel booking should not be treated as a fraud risk. जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो रिस्क थी, ऑडिट टीम का मानना था कि वो फ्रॉड रिस्क नहीं है,
राइट। क्या मानना था ऑडिट टीम का, वो फ्रॉड रिस्क नहीं है। ये कंक्लूजन ऑडिट टीम ने क्यों फ्रेम किया? दिस कंक्लूजन was based on the assessment of earlier year wherein no fraud was identified in revenue recorded from such business। अब देखिए उसका एग्जांपल दिया है फ्रॉड का। क्या? अगर आपने पिछले साल ऑडिट करी है, अगर वहां पे आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अच्छी लगी थी या फिर आपको कोई भी फ्रॉड नहीं मिला था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो करंट ईयर में ऑडिट कर रहे हो उस साल भी कोई फ्रॉड नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है। तो देखिए इस बेसिस पे जो ऑडिट टीम ने जो कंक्लूजन फ्रेम किया था कि ये कोई फ्रॉड रिस्क नहीं है, तो ध्यान रखना पहला तो वो बेस गलत है, पहला वो बेस गलत, राइट। अब क्या हुआ, जो ड्यूरिंग द ऑडिट जब ऑडिट कर रहे थे, while testing the internal financial control over the process of revenue recognition, it was identified that the controls are not properly designed to mitigate the risk of fraud and risk of improper revenue recognition। तो पहला तो इसके रिलेटेड एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल नहीं है। आप रेवेन्यू को एडिक्वेट तरीके से प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करो, प्रॉपर अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड करो, राइट। उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल नहीं है, राइट, बराबर। As a result, audit team decided to perform additional substantive testing। जब ये रिस्क लगी तो उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, क्या किया, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए। मतलब क्या हुआ, उसके ट्रांजेक्शन को क्या किया, चेक किया, राइट, जिसको अपन टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह बोलते हैं, वो क्या किया, वो प्रोसीजर परफॉर्म किए। तो वहां पे कुछ मिला होगा। तो देखिए, however the audit team still worked to the conclusion that there is no risk of fraud in revenue recognition during the course of substantive testing। It was identified that the management did not account for revenue received from corporate hotel bookings amounting to rupees 43 crore। मैंने जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग करी, देखिए जब इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करे तब भी ऑडिट टीम का मानना था क्या, कि यहाँ पे कोई फ्रॉड रिस्क नहीं है। तो जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग करी तब उसके जो रिजल्ट आए वहां पे उनको कोई ट्रांजेक्शंस मिले जहाँ पे कंपनी ने 43 करोड़ का अमाउंट क्या किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। कंपनी ने 43 करोड़ का अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं किया। साथ में ध्यान रखना, जो 43 करोड़ कंपनी को मिले वो पार्शियली तो गया सीएफओ के अकाउंट में, पार्शियली कहा गया कंपनी के अकाउंट में। और कंपनी ने क्या किया, उसको एडवांस बताया, कंपनी ने क्या किया, उसको एडवांस बताया है, राइट। मतलब कंपनी क्या कर रही है, उसको नेक्स्ट ईयर में उसको रिकॉर्ड करना चाह रही है, राइट। तो इससे क्या होगा, एक तो इस साल की एसेट बढ़ जाएगी, राइट, साथ में रेवेन्यू कम होगा, उसका इफेक्ट बहुत जगह जाएगा जीएसटी पे। देखते हैं क्या होगा, अगर कंपनी ने रिटर्न फाइल किए होंगे तो इस साल करिए, पर ऑफ कोर्स इनकम टैक्स पे जरूर क्या जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा, या फिर और बहुत सारी चीजों पे इसका क्या जाएगा, इफेक्ट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे रेफरेंस दिए। जब असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का असेस की बात की, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की बात की, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे 240, 315 और 330 का रेफरेंस दिया है। देखिए अगर सारे स्टैंडर्ड आपके दिमाग में क्लिक हो तो सारे स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना, और नहीं हो तो आपको ऐसे 240 का रेफरेंस तो आपको देना ही है, राइट। ध्यान रखना, ऐसे 240 ही बोलता था, राइट। आप क्या करोगे, ऐसे 315 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, रिस्क असेस करोगे, राइट। जिस तरीके से आप ऐसे 315 में ओवरऑल रिस्क असेस करते हो, उस समय आप क्या करोगे, फ्रॉड से रिलेटेड भी आप क्या करोगे, रिस्क असेस करोगे, राइट, क्या करोगे, रिस्क असेस करोगे। फिर ध्यान रखना वहां पे ऐसे 330 का भी रेफरेंस था। जिस तरीके से आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हो एज पर ऐसे 330, आप क्या करोगे, फ्रॉड को डील करने के लिए भी, फ्रॉड को रिलेटेड रिस्क डील करने के लिए भी आप क्या करोगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करोगे और परफॉर्म करोगे, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दो स्टैंडर्ड अगर आपको क्लिक हो तो इसका रेफरेंस दे देना। तो इंश्योरेंस के क्या रखते हैं, जैसे 240 का, फिर एक 315 का, और एक फिर दिया है रेफरेंस ऐसे 330 का। ये क्या बोलता है, ऑडिटर को 315 के अकॉर्डिंग फ्रॉड से रिलेटेड क्या करनी चाहिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करनी चाहिए और असेस करनी चाहिए, और फिर ऐसे 330 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से डिजाइन एंड परफॉर्म करना चाहिए, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, आपको ऊपर वाला देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये भी दोगे ना तब भी चलेगा। क्या, वेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर और व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कंट्रोल ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड रिस्क इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, राइट। आपको इस लाइन, आपको ऊपर 3 वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो नीचे वाली लाइन आप वो भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आप क्या कर रहे हो, केस के फैक्ट बता रहे हो, क्या कर रहे हो, केस के फैक्ट बता रहे हो।
फिर ये क्या बोलते हैं, जो एंटिटी की जो आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको इसका भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको इसका भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। हाँ, अभी अपन क्या कर रहे हैं, फैक्ट ऑफ द केस अपन है ना क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कंपनी का बहुत मल्टीपल स्ट्रीम्स है, राइट, कंपनी के एक से ज्यादा सोर्स है रेवेन्यू अर्न करने के, इसलिए यहाँ पे क्या है, अगेन फ्रॉड रिस्क क्या है, ज्यादा है। साथ में ध्यान रखना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल थे वो भी क्या थे, वीक थे, वो भी क्या थे, वीक थे, वो भी अप्रोप्रिएट नहीं थे, तो अगेन यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है। फिर ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स भी प्रॉपरली डिजाइन नहीं थे। फिर क्या था, जब ऑडिट करे थे कब, तब ऑडिट टीम को ट्रांजेक्शन मिला 43 करोड़, जिसका क्या है, कंपनी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज रेवेन्यू। फिर ये क्या बोल रहा है, जो ये अमाउंट था वो पार्शियली कंपनी के बैंक अकाउंट में गया, पार्शियली क्या किया, सीएफओ के है ना पर्सनल अकाउंट में गया। फिर इसको क्या था, ये डिस्क्लोज किया गया था एज ए एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द फ्यूचर बुकिंग, सॉरी मैंने ऐसे बोला था, ये है ना एक कंपनी की लाइबिलिटी, सॉरी ये कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी, कंपनी को एडवांस मिला है, राइट, कंपनी ने उसको एज उस तरीके से शो किया होगा। तो सबसे पहले जब ऑडिटर इसको ऑडिट करेगा तब ऑडिटर को चेक करना है, ऑडिटर को कंसीडर करना है कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है, राइट, इन रिलेशन टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है। दो कारण है, पहला तो मल्टीपल है ना टाइप ऑफ सोर्सेज है रेवेन्यू अर्न करने के, दूसरा वहां पे जो इंटरनल कंट्रोल है वो भी क्या है, वीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉड रिस्क है। फिर क्या बोला, मोreover द ऑडिट टीम शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉड रिस्क बाय आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, राइट। मतलब ऑडिट ने जो कंक्लूजन फ्रेम किया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑडिट की यहाँ पे फ्रॉड रिस्क नहीं है, वो गलत है। ऑडिट को क्या करना चाहिए था, ऑडिट टीम को क्या करना चाहिए था, इंटरनल कंट्रोल को जब टेस्ट कर रहे थे, उसको असेस कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था, इस चीज को कंसीडर करना चाहिए था। एंड शुड हैव ट्रीटेड द रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। ध्यान रखना, रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड क्या होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क। कौन बोलता है, ऐसे 315। तो ये क्या बोलता है, जब रेवेन्यू रिकग्निशन, जब ऐसे आपको कंडीशन दिख रही है साइड की रेवेन्यू वाले जो एरिया है वहां पे प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सिग्निफिकेंट रिस्क आपको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए था, उसको उसके अकॉर्डिंग डील करना चाहिए था, राइट। आपको क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, जब सिग्निफिकेंट रिस्क होती है तो हम क्या करते हैं, उसके रेलेवेंट कंट्रोल को देखते हैं कि वहां पे रेलेवेंट कंट्रोल है या नहीं है, राइट। तो आपको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए था। अब ध्यान रखना, जब इंस्टीट्यूट ने आंसर इतना ही दिया है तो मैं और नहीं कह सकता। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिर्फ रेफरेंस दिया है किसका, एक तो सेक्शन 143 का, राइट, सेक्शन 143 का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कारों का भी रेफरेंस दे सकते हो, क्या कर सकते हो, कारों का रेफरेंस दे सकते हो। साथ में ध्यान रखना, आप मैनेजमेंट फ्रॉड, जो मैनेजमेंट फ्रॉड था आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हो, राइट। ऑडिटर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑब्वियसली बात है, जब इतना कुछ हुआ है तो ऑडिटर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑडिटर को लगता है फ्रॉड है ये, राइट, ऑफ कोर्स फ्रॉड है, राइट, ऑफ कोर्स ये फ्रॉड दिख रहा है, ऑडिटर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑडिटर जैसे लगता है फ्रॉड है तो ऑडिटर के ऊपर क्या होगा, कारो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 143(12) का इंस्टीट्यूट ने खुद ने उसका रेफरेंस दे दिया है। हमको साथ में मैनेजमेंट फ्रॉड का भी क्या करना है, रेफरेंस देना है, क्योंकि बैलेंस किसके अकाउंट में गया है, सीएफओ के अकाउंट में गया है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे 240 का रेफरेंस देना है, फिर ऐसे 315 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करना चाहिए, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, असेस करना चाहिए, फिर ऐसे 330 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करना चाहिए, उसके रेस्पॉन्स डिजाइन करने चाहिए। आपको सिंपल से, इतने लंबी रामायण नहीं लिखनी, आपको सिर्फ सिंपल लिखना है, राइट। फिर आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताने, क्या करना है, आपको फैक्ट ऑफ द केस बताने की, केस के फैक्ट क्या है, जैसे कि मल्टीपल स्ट्रीम से रेवेन्यू अर्न हो रहा है, राइट, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अगेन चांसेस है मिस स्टेटमेंट होने के, वो भी फ्रॉड से रिलेटेड मिस स्टेटमेंट होने के। साथ में अब जो ये रिस्क बढ़ा रहा है क्या है, कि जो रिलेटेड जो है ना इंटरनल कंट्रोल है, रेवेन्यू से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, वो बहुत वीक है, वो बहुत वीक है। इससे क्या होता है, रिस्क और बढ़ जाती है, राइट, फ्रॉड से रिलेटेड। अल्टीमेटली क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाती है, क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाती है। तो जब आप इससे रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड आप इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे, तब आपको क्या करना है, उसको डिटेल में असेस करना है, राइट। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड से आप कंप्लाई कर रहे हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लाई कर रहे हो, बराबर। फिर आपको लास्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, ऐसे 240 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फ्रॉड वाला रेफरेंस दे सकते हो, 143 वाला एंड कारो वाला, राइट, आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार सुन लीजिए। देखिए क्या बोलता है, एल्यूसिडेट हाउ द fraudulent financial reporting may be accomplished and also discuss the technique of committing fraud by management overriding controls। तो सबसे पहले तो पूछा कि fraudulent financial reporting क्या होता है, दूसरा उसकी टेक्निक बताइए, दूसरी उसकी टेक्निक बताइए। तो बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड you suspect that the management has made misstatement in the financial statement intentionally to deceive the users and to succumb to pressure to meet the market expectation। तो देखिए पहला तो बताया फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फिर बताई है उसकी टेक्निक्स, राइट। फिर क्या बताई है उसकी टेक्निक्स, राइट। जैसे कि फिक्चर जनरल एंट्री है ना पास करना, या फिर कोई ट्रांजेक्शन को ओमिट करना, या फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करना, या फिर उसको डिले करना, राइट। या फिर जैसे अकाउंटिंग एजम्पशंस वगैरह होते हैं उनको चेंज करना विदाउट एनी डेवलपमेंट्स वगैरह, या फिर रिकॉर्ड्स को अल्टर वगैरह करना। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से पता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है और उसकी टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, एक बार ये आप देख लेना। ओके, ये वाला क्वेश्चन अपन सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन सबसे लास्ट में देखेंगे, इजी क्वेश्चन है और सबसे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन है ना रिपीटेड है। देखिए ये क्वेश्चन आप सेल्फ करोगे, ये भी रिपीटेड है। अपन ने जो ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, राइट, एक जो 60 लाख वाला था और एक जो 1 करोड़ वाला था, 1.03 करोड़ वाला, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार आप खुद इसको करना और नेक्स्ट टाइम इसको करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट में शुरू करते हैं। देखिए क्या है, सीए कुमार इज कंसर्न्ड विथ एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंस फॉर इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एसेट टू मिस एप्रोप्रिएशन। गाइड सीए कुमार विद रेस्पेक्ट टू रिस्क फैक्टर related to misstatement arising from the misappropriation of asset with reference to relevant standards on auditing। देखिए जो ऐसे 240 है वो अपन को कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बताते हैं, राइट। वो कुछ फैक्टर्स बताते हैं जो इंडिकेट करते हैं क्या कि फ्रॉड हो सकते हैं, तो उसको अपन सर्कमस्टेंस बोल सकते हो या फिर फैक्टर्स, कुछ भी बोल दीजिए। तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, अगर आपको याद होगा, याद है 3 पार्ट क्या नहीं याद है? अपॉर्चुनिटी वाला, प्रेशर वाला, एटीट्यूड, रेशनलाइजेशन, कुछ याद है? काफ़ी बार क्या होता है कंपनी में अपॉर्चुनिटी वगैरह होती है, जैसे कि अपन ने अभी अपन क्वेश्चन करते हुए अपन ने देखा था कि है ना लार्ज बैलेंस ऑफ कैश था, तो अगेन वो क्या था, एक अपॉर्चुनिटी थी। वीक इंटरनल कंट्रोल होना, वो अगेन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। वीक इंटरनल कंट्रोल 2 जगह कवर होगा, एक तो एटीट्यूड मैनेजमेंट का एटीट्यूड में भी कवर होगा, बराबर बात समझ में आ रहा है? ये उन्हीं की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, उन्हीं की बात कर रहा है। आपको ऑडिटर्स आपको कुछ बताना है, ऐसे कुछ फैक्टर्स, राइट। इन फैक्टर्स के बारे में आपको क्या करना है, ऑडिटर को बताना है। तो देखिए ये सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, इंसेंटिव या प्रेशर की, राइट। मान लीजिए कोई टारगेट अचीव करना है, दैट इज प्रेशर। कोई टारगेट अचीव करना है, वो अगेन क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, कुछ फ्रॉड वगैरह कर रहा हो, राइट। क्या कर रहा हो, कुछ फ्रॉड वगैरह कर रहा हो उस प्रेशर्स के कारण या फिर इंसेंटिव के कारण। अगर आपको ये टारगेट अचीव करते हो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, तो अगेन उस इंसेंटिव के कारण भी हो सकता है क्या है कि मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर रहा हो। या फिर मान लीजिए कंपनी में कोई ले ऑफ अगर हुआ है, राइट, किसी कारण से कंपनी में ले ऑफ अगर हुए हैं, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर उनके जो पर्सनल ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं, दैट इज आल्सो प्रेशर। उनके जो पर्सनल ऑब्लिगेशन वगैरह होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, काफ़ी बार फ्रॉड के कारण बन सकते हैं। देखिए पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या फिर एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय, जैसे कि कोई ले ऑफ अगर हो रहा है, या फिर कोई प्रमोशन, कंपेंसेशन या फिर अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन, या फिर रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंज टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन और बेनिफिट प्लान।
तो ये कुछ एग्जांपल दिए थे कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह के, सॉरी कुछ इंसेंटिव प्रेशर के। अब अपन देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी। एक अपन एग्जांपल अभी क्वेश्चन करते हुए देखा था, कौन सा, कैश से रिलेटेड। किससे? कैश से रिलेटेड। अगर मान लीजिए सिमिलर कंपनी क्या कर रही है, बहुत ज्यादा एसेट रख रही है, बहुत ज्यादा एसेट रख रही है, जो क्या है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, राइट। तो अगेन वहां पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। या फिर मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक है, एक ही पर्सन के पास क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रोल, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, या फिर इंटरनल चेक वगैरह नहीं है, या फिर मैनुअल एलिमेंट वगैरह ज्यादा है, या फिर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं है, बराबर। अगेन तो ये क्या होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी कर देती है फ्रॉड करने की, राइट। ये क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है फ्रॉड करने की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की कुछ एग्जांपल बता रहा है, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, या फिर इन्वेंट्री आइटम दैट आर स्मॉल इन साइज, हाई वैल्यू और इन हाई डिमांड। इजीली कन्वर्टेबल एसेट क्या है, इजीली कन्वर्टेबल एसेट। या फिर फिक्स्ड एसेट्स विच आर स्मॉल इन साइज, मार्केटेबल, लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, राइट। कुछ छोटी छोटी है ना इन्वेंट्री है, या फिर क्या है, फिक्स्ड एसेट वगैरह है, जिसका छोटे छोटे यूनिट में उसकी ओनरशिप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, और वो इजीली है ना उसमें उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगेन वहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी है क्या, कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, राइट, उसका मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है। फिर क्या बोला है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दोज एसेट। अगर इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है तो अगेन क्या होगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि वहाँ पे क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, राइट। सिमिलरली ओवरऑल की बात कर रही है, किसकी बात कर रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है। जैसे लूप होल बता रहे हैं, जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होना, या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर ओवरसाइट नहीं है, या फिर जब रिक्रूट कर रही है तो प्रॉपर स्क्रीनिंग पॉलिसी वगैरह नहीं है, किसी चोर को हायर कर दिया, अब चोर तो चोरी करेगा, उसका तो है ना बिहेवियर वैसा है, राइट, उसका तो एटीट्यूड ही वैसा है। या फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जा रहे एसेट्स रिलेटेड, राइट, कब इन्वेंट्री को इश्यू करना है उसका है ना प्री नंबर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, प्रॉपर कोई अप्रूवल प्रोसेस वगैरह नहीं है, राइट। जैसे कि ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर अप्रूवल से रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं है, या फिर कोई फिजिकल सेफगार्ड वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, लैब को कंप्लीट टाइमली रिकंसिलिएशन प्रॉपर है ना, प्रॉपर टाइम इंटरवल पे उसका कोई रिकंसिलिएशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो इसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, राइट। ये क्या बोल रहे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है या फिर नहीं है या फिर इनएडिक्वेट है तो वहाँ पे क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, एटीट्यूड या फिर रेशनलाइजेशन। मान लीजिए कंपनी को पता है इंटरनल कंट्रोल नहीं है, फिर भी कंपनी क्या कर रही है, कोई भी है ना वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा रही, या फिर मान लीजिए कंपनी को कोई फ्रॉड दिखा है, या फिर कोई कंपनी को मिस स्टेटमेंट वगैरह दिख रहे हैं फ्रॉड से रिलेटेड, या फिर कोई मिस एप्रोप्रिएशन दिख रहे हैं, फिर भी कंपनी क्या करती है, इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा रही है। या फिर मान लीजिए कंपनी के जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जिसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग दिख रहा है, राइट, मतलब उसकी सैलरी से उसका लिविंग स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है। अगेन ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है एसेट से रिलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है, एटीट्यूड की बात कर रहा है, राइट, एटीट्यूड या फिर रेशनलाइजेशन, उसके लाइफ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो पहला अपन एटीट्यूड के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि डिसरिगार्ड फॉर द नीड ऑफ फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मैनेजमेंट रिस्क कम करने के लिए रिगार्डिंग कोई भी प्रोसेस एक्शन वगैरह नहीं ले रही है। मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी मिली है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन या फिर कोई है ना मिस स्टेटमेंट वगैरह मिली है, वो मिलने के बाद भी कंपनी कोई भी तरीके का इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा रही है, कंपनी किसी भी तरीके का इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा रही, तो अगेन बता रहा है कि यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। या फिर बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी, या फिर चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट में इंडिकेट एसेट हैव बीन एप्रोप्रिएटेड मिस एप्रोप्रिएटेड, या फिर टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, या फिर छोटी छोटी चोरी हो रही है और कंपनी क्या कर रही है, उसको है ना इग्नोर कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है। तो ये अपन को कुछ फैक्टर्स बताने थे, राइट। अगर ये फैक्टर्स ऑडिट करते हुए अगर ऐसे फैक्टर्स सामने आते हैं तो ऑडिटर को क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है कि यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। ऑडिटर को क्या करना है, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करना चाहिए, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसको प्रॉपर्ली ऐसे 240 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, राइट। ओके, ये अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, जो अपन ने 43 करोड़ वाला जो क्वेश्चन देखा था, ये उससे सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। ये भी क्या है, रिपीटेड क्या है,
अब देखिए ये किसकी बात कर रहा है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा, डेकोर लिमिटेड वाला। ये जो एक कंपनी है वो फैब्रिक के बिजनेस में है। वो एक नया प्लांट लगाना चाह रही है और स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक। ये एक नए इस प्लांट से क्या होता है, फैब्रिक पे कोई स्पेशल डिजाइन वगैरह बनती होगी, राइट। तो कंपनी क्या कर रही है, वैसा प्लांट लगाना चाह रही है। क्यों लगाना चाह रही है, क्योंकि ये जो कपड़ा है, इस टाइप का कपड़ा है, ये कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा है और उस कंपटीशन को मैच करने के लिए कंपनी क्या करनी चाह रही है, कंपनी उस प्लांट को लगाना चाह रही है। और उस प्लांट में क्या है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट। उस प्लांट को लगाने में बहुत बड़ा कैपिटल खर्चा करना पड़ेगा कंपनी को। अब यू आर द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड फाइंड दैट द कंपनीज रेवेन्यू हैज इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 टू ₹1000 करोड़ एज ₹750 करोड़ इन द लास्ट ईयर। पिछले साल, आपको ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बता रहा है कि ये सिचुएशन आपको पता है, ऑडिटर को ये सिचुएशन ऑलरेडी पता है, तो कंपनी क्या क्या उसकी ऑडिट कर रहा है। तो पिछले साल उस कंपनी का टर्नओवर कितना था, 750 करोड़ था, और जिस साल अपन ऑडिट कर रहे हैं उस समय उसका रेवेन्यू कितना हो गया, 1000 करोड़ हो गया। क्या हो गया है, 1000 करोड़ हो गया, मतलब कंपनी को 250 करोड़ की और सेल मिली होगी, राइट। बाय द टाइम यू स्टार्टेड द ऑडिट देयर वाज नो चेंज इन द प्लांट capacity and information regarding need to set up a new plant has become known to you during the inquiry of company's personnel. Discuss how you should proceed to deal with the above situation as auditor of the company, paying special attention to risk of material misstatement due to fraudulent financial reporting. अब जब आप ऑडिट कर रहे हो, आपको ऑडिट करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कंपनी ने नया प्लांट लगाया है, आपको कोई भी नया प्लांट लगा हुआ नहीं दिख रहा है, तो कोई नया प्लांट नहीं लगाया है, फिर भी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 750 to 1000 करोड़ पहुंच गया है, तो आपके दिमाग में आगे क्या होगा, कुछ चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। यहाँ पे कोई सर्कमस्टेंस है जो इंडिकेट कर रहा है क्या, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ये देखिए, ये किस पे है ना, एम्फेसाइज कर रहा है, प्रेशर पे। अभी अपन 2 मिनट पहले है ना जो एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें से एक रिलेटेड था किससे, प्रेशर से। इस कंपनी में आपको प्रेशर दिख रहा है क्या, मैनेजमेंट में कुछ प्रेशर दिख रहे हैं टारगेट अचीव करने को लेके। तो ध्यान रखना, उस प्रेशर, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो। मतलब हो सकता है कंपनी को रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ नहीं है, राइट। वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अमाउंट बढ़ा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। देयर इज इंडिकेशन, देयर इज इंडिकेशन, राइट। क्योंकि देखिए कंपनी ने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं, राइट। वो तो ऑडिट करते हुए हमको पता चल गया कि कंपनी ने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं, और मार्केट में फिलहाल वो वाला कपड़ा चल रहा है। अब हो सकता है कंपनी का कपड़ा बिक रहा हो सकता है कंपनी का 1000 करोड़ पहुंच गया हो, पर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैनेजमेंट हो सकता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हो, हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि मार्केट में फिलहाल दूसरा वाला कपड़ा चल रहा है, तो ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इंडिकेशन है, राइट। ये सर्कमस्टेंस फैक्टर है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। पर्टिकुलर कहाँ पे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, पर्टिकुलर कहाँ पे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। हो सकता है मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, इन्फ्लेट कर रहा हो, जो रेवेन्यू रिजल्ट है उसको मैनेजमेंट क्या कर रहा हो, इन्फ्लेट कर रहा हो, इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट, इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है मैनेजमेंट पे टू बी इन्वॉल्विंग फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन सच अ सिचुएशन मैनेजमेंट मे बी टेम्प्टेड टू इन्फ्लेट इट्स रेवेन्यू टू शो रोजी पिक्चर्स। इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एंड नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द ऑडिटर, राइट। अब उसका आपको एग्जाम, मतलब इस फैक्ट ऑफ केस, इस केस के फैक्ट को समझा रहे हैं क्या, कि पिछले साल जो रेवेन्यू था वो 750 करोड़ था, इस साल कितना हो गया है, 1000 करोड़ हो गया है, जिसमें कोई भी प्लांट की कैपेसिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। जब ऑडिटर क्या कर रहा है, अपनी रिस्क को असेस कर रहा है, राइट। जब ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तो ऑडिटर को क्या करना है, इस चीज़ को कंसीडर करना है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, साथ में उसके रिगार्डिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी डिजाइन करेगा उस रिस्क को डील करने के लिए, राइट। जैसे कि ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, या फिर जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक होती है, ऑडिटर उसको भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर एज डीम फिट इन द गिवन सर्कमस्टेंस, ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको परफॉर्म कर सकता है। जैसे ऑडिटर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक है, ऑडिटर उसको कंसिडर कर सकता है।
यहाँ पे ऑडिटर रिलेवेंट जो कंट्रोल है ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है। मैंने क्या बोला है, सिर्फ इंडिकेशन है। क्या है? सिर्फ इंडिकेशन है। फ्रॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कंपनी की किस्मत अच्छी हो, कंपनी को सेल ज़्यादा मिल गई हो, तो अगेन वहाँ पे कोई भी मतलब मिसस्टेटमेंट या फिर फ्रॉड नहीं होगा, राइट। तो ऑडिटर को उसको चेक करना जरूरी है। एक और ये नया क्वेश्चन है, क्या है, देखिए सीए रिधिमा है, जो क्या है इंटरनल ऑडिटर है एक कंपनी की। उसने क्या क्या है, इंटरनल ऑडिटर, उसका काम क्या है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना। तो चेक करी थी, उसको कुछ इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली। उसको क्या मिली, कुछ डेफिशिएंसी मिली। उसने क्या किया, उसको रिपोर्ट किया, उस डेफिशिएंसी को रिपोर्ट किया। क्या पहला तो रिसीवेबल आर नॉट रिकंसाइल्ड एट अ स्टिपुलेटेड इंटरवल। जो भी रिसीवेबल है उसको टाइम इंटरवल पे, राइट, उसको एडिक्वेट टाइम इंटरवल पे उसको रिकंसाइल नहीं किया जा रहा है। दूसरा उसने लूपहोल क्या बताया, कस्टमर आर प्रोवाइडेड अ क्रेडिट लिमिट बेस्ड अपॉन देयर ट्रैक रिकॉर्ड, however no review of customer credit limit is undertaken at the required interval. The statutory audit of the company finds that no action has been taken by the company on the said deficiency pointed out in the report of internal auditor. What does the above situation allude to statutory auditor of the company? Right? ये अगेन आपको क्या कर रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बता रहा है। क्या कर रहा है, आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर बता रहा है। क्या बता रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बता रहा है। देखिए तीसरा वाला पॉइंट था एटीट्यूड वाला, एटीट्यूड रेशनलाइजेशन वाला। कंपनी को कोई डेफिशिएंसी मिल रही है, वो डेफिशिएंसी मिलने के बाद भी अगर कंपनी एडिक्वेट एक्शन नहीं लेती है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाती है, करेक्टिव एक्शन नहीं लेती है, तो अगेन ये क्या है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ये क्या है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ये उसी की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये जो सिचुएशन है ये क्या बोल रही है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बता रही है। ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड बता रही है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही नहीं है, उनके एथिकल वैल्यू सही नहीं है, और इससे क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्रॉड के होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। देखिए क्या बोल रहा है, फेलियर टू रेक्टिफाई नोन कंट्रोल डेफिशिएंसी पर्टेनिंग टू रिकंसिलिएशन ऑफ रिसीवेबल एंड रिव्यू ऑफ customer credit limit has the potential to fraud. Lack of timely reconciliation of receivable may lead to intentional misstatement. Further, non-reviewing customer limit may lead to grant of credit beyond credit worthiness of customer. It may result in intentional tying up of customer of company's fund with a risky customer due to collusion. The above situation is a fraud risk factor for fraudulent financial reporting. राइट, आपको सबसे पहले यही बताना, आपका मेन आंसर इसी चीज पे है कि ये क्या है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है ना, इंडिकेट कर रहा है। ये है ना कंपनी के एटीट्यूड, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है उसके एटीट्यूड को बता रहा है। राइट, आपको बताना है कि जो डेफिशिएंसी है आइडेंटिफाई होने के बाद भी मैनेजमेंट ने कोई रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोलर नहीं लगाए, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे है ना क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अब अपन ने जो क्वेश्चन ड्रॉप किया था, अब एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अपना ऐसे 240 पूरा हो। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने क्या किया, मिस्टर रजत को अपॉइंट किया। क्या किया, मिस्टर रजत को अपॉइंट किया किस चीज़ के लिए, जो उसके जो फ्रॉड से रिलेटेड कंट्रोल है, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, उसको रिव्यू करने के लिए क्या किया, उसको अपॉइंट किया गया। मतलब मिस्टर रजत क्या है, जिसको फ्रॉड से रिलेटेड क्या है, एक्सपर्ट होगा। मिस्टर रजत क्या है, फ्रॉड से रिलेटेड क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। इसलिए कंपनी ने क्या किया, उसको अपॉइंट। अब देखिए, जब मिस्टर रजत उन कंट्रोल को रिव्यू कर रहा था, तब उसको उसने फाउंड, तब उसको मिला क्या, कि कंपनी हैज विटनेस्ड फ्यू फ्रॉड इन द पास्ट, मेनली इन द नेचर ऑफ मटेरियल थेफ्ट फ्रॉम द साइट्स एंड फेक एक्सपेंस वाउचर। Mr. Rajat is evaluating options for verifying the process to reveal fraud and the corrective actions to be taken in such cases. As an expert in fraud prevention, you have been asked to brief Mr. Rajat about the inventory fraud and verification procedure with respect to defalcation of inventory. सॉरी, देखिए मिस्टर रजत नहीं है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है, अपन है। एक्सपर्ट कौन है, अपन है।
और अपन को मिस्टर रजत को क्या करना है, गाइड करना है, राइट। अपन को मिस्टर रजत को क्या करना है, इस है ना सर्कमस्टेंस में अपन को उसको गाइड करना है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी को क्या मिला है, इन्वेंट्री में क्या मिला है, फ्रॉड मिला है। इन्वेंट्री की क्या हो रही है, चोरी हो रही है। इन्वेंट्री की क्या हो रही है, चोरी हो रही है। दूसरा क्या हो रहे हैं, फेक एक्सपेंस वाउचर क्या हो रहे हैं, इश्यू हो रहे हैं। इन दो तरीके से क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। इन दो तरीके से क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बराबर। अब क्या हो रहा है, अब आपको ऑप्शन, अब इन चीज़ों को क्या किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। पहला तो ये फ्रॉड कैसे हो रहा है, ये फ्रॉड कैसे हो रहा है, और साथ में करेक्टिव एक्शंस, इस फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जाए, राइट। ये ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस चीज में आपको मिस्टर जज को हेल्प करनी है। पहला तो इन्वेंटरी फ्रॉड कैसे हो सकता है, क्या होता है, राइट। साथ में उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि फ्रॉड कौन से स्टेप पे कैसे हो रहा है, राइट। फ्रॉड कौन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का आपको क्या करना है, कुछ हेल्प करने का, आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करोगे, और फिर उस केस में आपको क्या एक्शंस वगैरह लेने चाहिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले अपन को बताना है कि इन्वेंटरी फ्रॉड क्या है। सबसे पहले अपन को बताना है इन्वेंटरी फ्रॉड क्या है। ये क्या बोल रहा है, जो एम्प्लॉय है वो गुड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फैक्ट्री से, या फिर क्या कर सकते हैं, उसकी चोरी कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव में क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए गुड्स को लेके गए, हो सकता है वापस बाद में लेके आए, दैट इज आल्सो मिस एप्रोप्रिएशन, राइट। दैट इज आल्सो इन्वेंटरी फ्रॉड। या फिर क्या कर रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं, क्या क्या उसको चुरा लिया और उसको कहीं और बेच लिया, राइट, दैट इज अ थेफ्ट। या फिर क्या कर रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं और उसको राइट ऑफ कर रहे हैं एज डैमेज गुड, राइट। उसको क्या किया, राइट ऑफ किया है कि वो गुड्स डैमेज हो गया था। मान लीजिए जब वो डिलीवरी से आ रहा था तो बीच रास्ते में क्या हो गया, वो डैमेज हो गया था, राइट। एक्चुअली डैमेज हुआ नहीं था, एक्चुअली वो डैमेज हुआ नहीं था, पर क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एज ए डैमेज गुड्स। क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एज ए डैमेज्ड गुड्स, और उसको क्या कर रहे हैं, उस डैमेज गुड्स की क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स है, इन्वेंटरी से जो रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है, हो सकता है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा हो। जैसे कि क्या हो, जो चोरी हो उसको पकड़ा नहीं जाए, चोरी को पकड़ा ना जाए, इसलिए क्या किया जा सकता है, हो सकता है इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स क्या किया जा रहा हो, मैनिपुलेट किया जा रहा हो। फिर ये क्या बोल रहा है, इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटी इशूड फॉर प्रोडक्शन इज अनदर वे ऑफ डिफेल्केटिंग रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज आइटम। मान लीजिए एक चेयर बनाने के लिए, मान लीजिए 5 किलो है ना वुड चाहिए, 5 किलो लकड़ी चाहिए, राइट। अब क्या हो रहा है, वो जो इश्यू कर रहा है, जो लकड़ी इश्यू कर रहा है, वुड इश्यू कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 6 किलो इश्यू कर रहा है। क्या कर रहा है, 6 kg इश्यू कर रहा है, और 1 kg को क्या कर रहा है, वेस्टेज बता रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्मल वेस्टेज बता रहा है, और वो एक्चुअली वेस्टेज नहीं है, वो क्या कर रहा है, 1 किलो चोरी कर रहा है, राइट। वो 1 kg वुड क्या कर रहा है, वो उसको चोरी कर रहा है। एक्चुअली चेयर बनने के लिए चाहिए 5 kg वुड, पर वो इश्यू कितनी कर रहा है, 6 kg, और 1 kg को क्या कर रहा है, वेस्टेज बता के क्या कर रहा है, उसकी चोरी कर रहा है। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इन्वेंटरी की चोरी की जा सकती है। इसके लिए आपको काफी बार क्या करना पड़ेगा, पिछले सालों के जो रिकॉर्ड्स है, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर अपन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अपन को वेस्टेज का परसेंटेज देखना पड़ेगा, वेस्टेज का परसेंटेज वगैरह क्या है। साथ में ध्यान रखना, अपन किसी इंजीनियर वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, दैट इज ऑडिटर्स एक्सपर्ट, अपन उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। ये मैंने तरीके बताए, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, आप किस तरीके से फ्रॉड को आइडेंटिफाई करोगे, साथ में करेक्टिव एक्शंस लोगे, मैंने आपको वो बता दिया साथ में। फिर एक और एग्जांपल क्या दिया है, स्टॉक एक्चुअली डिस्पैच्ड बट नॉट एंटर्ड इन सेल्स या फिर डेटर्स अकाउंट। आपने क्या किया, सेल करी, आपने क्या किया, सेल किया, पर आप क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, और उससे जो पैसा होगा वो क्या होगा, कंपनी को नहीं मिल रहा है। वो जो पैसा है वो कंपनी को नहीं मिल रहा है, राइट। आपने एसेट कस्टमर को सेल करी, राइट। मान लीजिए कोई इन्वेंट्री अपन ने क्या किया, कस्टमर को सेल करी, उससे जो पैसा आया वो क्या किया, अपन ने अपने जेब में डाल दिया। अपन ने क्या किया, उसको अपने जेब में डाल दिया। अपन ने कोई सेल्स या फिर अपन ने क्या किया,
किसी भी तरीके से जो अकाउंट है उसको क्रेडिट वगैरह नहीं किया, अपन ने सेल वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी, इस तरीके से क्या हो सकता है, अगेन फ्रॉड हो सकता है। इस तरीके से क्या हो सकता है, अगेन फ्रॉड हो सकता है। अब ध्यान रखना, अगर इसमें कस्टमर इन्वॉल्व है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत टिपिकल है। इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, बहुत टिपिकल। तो अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये धीरे धीरे, जैसे कि मान लीजिए जब कस्टमर है वो अपना जीएसटी रिटर्न भरेगा, जब वो अपना जीएसटी रिटर्न भरेगा, जब वो आईटीसी लेगा, तब अगेन क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मैंने क्रेडिट पे सेल किया था, क्या था, क्रेडिट पे सेल। देखिए नॉर्मली पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, यहाँ पे नॉर्मली कैश सेल वाला ही पॉइंट कवर होता है, कैश सेल वाला ही पॉइंट कवर होता है। तो मान लीजिए क्रेडिट सेल भी था, तो जब बाद में पेमेंट करेगा, तब भी अगेन क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, राइट। तो अगर कस्टमर इन्वॉल्व है तो इसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा क्या है, टिपिकल है, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रूली जो भी डॉक्यूमेंट है आपको क्या करना होता है, उसको चेक करना होता है, चेक करना होता है। जो आया, कितना भी स्टोर में है, आपकी कितनी सेल है, क्या डेटर अकाउंट बोल रहा है, राइट, क्या स्टॉक रजिस्टर बोल रहा है, क्या कैश बैलेंस बोल रहा है, आपको क्या करना है, इन सबको थ्रूली चेक करना पड़ेगा। इस प्रोसेस से भी क्या होता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये तो था, सबसे पहले अपन ने बताया कि इन्वेंटरी फ्रॉड क्या होता है, जैसे कि चोरी करना, या फिर अपन ने बताया कि हम ज़्यादा इश्यू करेंगे, जितना प्रोडक्शन में चाहिए उससे ज़्यादा हम इश्यू करेंगे, जो वेस्ट बाकी का जो है उसको हम क्या करेंगे, एज ए वेस्टेज बता देंगे, या फिर इन्वेंटरी को एज ए डैमेज कुछ बता देना, और फिर क्या करना, उसको चोरी कर लेना, राइट। समझ में आ रहा है। तो पहला तो अपन बताया इन्वेंटरी फ्रॉड क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसीजर, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब ध्यान रखना, वेरिफिकेशन करते वक्त आपको एक चीज़ पे स्पेशल फोकस रखना है, किस पे, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में भी कौन सा, पर्टिकुलर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इस पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अगर कोई पूरी चेन है, अगर उसका पूरा कंट्रोल किसी एक इंसान के साथ में है, तो ध्यान रखना फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सजेशन क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करिए, राइट। एक पर्सन के पास से पूरा कंट्रोल मत रखिए, उस पर क्या करिए, ऑथराइजेशन है ना प्रोसीजर लगाइए, अप्रूवल प्रोसीजर लगाइए, इंटरनल चेक लगाइए, इस तरीके से लगाइए कि उसके काम को कोई दूसरा पर्सन इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, राइट। प्रॉपर टाइमली इंटरवल पे क्या करिए, रिकंसाइल वगैरह करिए, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, ये अपन को अपॉर्चुनिटी बता रहा है, अगर आपके पास एसेट कैसी है, इजीली कन्वर्जेबल इनटू कैश है, राइट। ऐसी एसेट है जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, तो ध्यान रखना वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, राइट। वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल आपको वहाँ पे लगाने चाहिए। फिर ध्यान रखना, ये फ्रॉड वो अकेले भी कर सकता है, या फिर दूसरे एम्प्लॉय के साथ मिलकर भी कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टाइमली बेसिस पे जो रोटेशन वाला प्रोविजन है, राइट, जॉब रोटेशन, आपको क्या करना चाहिए, उस वाली पॉलिसी को भी यहाँ पे है ना अप्लाई करना चाहिए। या फिर जो हॉलीडे वाला जो प्लान था, आप क्या करिए, अपने एम्प्लॉय को है ना 5 दिन का क्या करिए, हॉलीडे पैकेज है ना दीजिए। उससे क्या होगा, उसके जगह कोई दूसरा पर्सन आएगा, और अगर फ्रॉड होगा तो उसको डिटेक्ट करने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, क्या बोल रहे हैं, therefore for the detection entire system of receipt, storage, dispatch of all goods etc should be reviewed to localize weakness in the system। अपन क्या करेंगे, ट्रूली जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपन क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, और चेक करेंगे कहाँ पे वीकनेस है। जैसे कि अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, या फिर अदर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि प्री नंबर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल अगर प्रोसेस नहीं है, प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोसेस नहीं है, राइट। अगर इंटरनल चेक वगैरह नहीं है, तो वो क्या होगा, अपन जहाँ पे लूप होल होगा, अपन क्या करेंगे, वहां पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। फिर ये क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिल्ट वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ। ये क्या बोल रहा है, अभी कुछ फैक्टर बता रहा है, अगर जैसे कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है, या फिर सफिशिएंट डेटा नहीं है, राइट, सफिशिएंट रिकॉर्ड नहीं है इन्वेंटरी से रिलेटेड, तो ध्यान रखना रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। किसने फ्रॉड किया है उसको आइडेंटिफाई करना क्या होगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर कंपनी पे प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, या फिर इन्वेंटरी से रिलेटेड सफिशिएंट है ना डेटा नहीं है, मतलब कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितनी अपन इन्वेंट्री इश्यू कर रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री अपन सेल कर रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपने पास पड़ा है, कितना डैमेज हो रहा है, राइट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कितना है ना अपना गुड्स डैमेज हो जाता है ऑन एन एवरेज। अगर अपने पास इसके रिलेटेड अगर सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो फ्रॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अब एंटिटी को बोलेंगे, अब क्या करिए, आप अपना पूरा इंटरनल कंट्रोल क्या करिए, वापस से रिस्ट्रक्चर करिए। अगर है तो अपन क्या करेंगे, उसको थ्रूली क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है,
या फिर सफिशिएंट डेटा नहीं है, अगर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है या फिर सफिशिएंट डेटा नहीं है तो क्या होगा, फ्रॉड की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। फिर आप क्या कर रहे हो, ये क्या बोला, आप पूरे सिस्टम को गो थ्रू करोगे, आप पूरे सिस्टम को क्या करोगे, एक बार इसको रीड करना आप, क्या ये क्या बोला, पूरे सिस्टम को गो थ्रू करोगे, आप देखोगे क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कंट्रोल है, साथ में आपका पर्टिकुलर एम्फेसिस अगेन रहेगा किस पे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पे, राइट। एक पर्सन के पास हद से ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पूरी चेन का कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में नहीं होना चाहिए। फिर ध्यान आपको इतना आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये फिर से आप क्या बोल रहे हो, एक बार आपने कंट्रोल को आपने क्या किया, पूरा असेस कर लिया, तब आप क्या करोगे, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स वगैरह है, आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, उनको रिकंसाइल करोगे, राइट। आप ये सारा काम क्या करोगे, करोगे। देखिए क्या बोल रहा है, जो भी रिसिट्स है या फिर इश्यू ऑफ इन्वेंट्री है रिकॉर्ड, आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे विथ रेफरेंस टू एंट्री इन द गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर and documentary evidence as regards purchase and sales. This would reveal the particulars of inventory not received but paid for, as well as that issued but not charged to customer. फिर कुछ एक आपको एग्जांपल बताएं किस तरीके से आप क्या करोगे, इन्वेंट्री के फ्रॉड को क्या करोगे, डील करोगे। ये एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया था, जब अपन ने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया था ना, फिफ्थ वाला पॉइंट, स्टॉक एक्चुअली डिस्पैच, सॉरी फोर्थ वाला, फोर्थ वाला जब अपन जो पॉइंट डिस्कस किया था, इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटी इश्यूड फॉर प्रोडक्शन इज अनदर वे ऑफ डिफैल्केटिंग रॉ मटेरियल एंड स्टोर आइटम। ये वापस उसी का एग्जांपल क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो कितने नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, राइट। तो ध्यान रखना, इन्वेंट्री फ्रॉड आप हमेशा एक्सप्लेन करोगे, इन्वेंट्री फ्रॉड क्या है, वो पांचों पॉइंट आपको आंसर देना है, राइट। फिर आपको बताना है कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है या फिर सफिशिएंट डेटा नहीं है तो क्या होगा, फ्रॉड के रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। उसके बाद आपको कुछ प्रोसीजर वगैरह बताना है, जैसे कि आप इंटरनल कंट्रोल को गो थ्रू करोगे, उसमें कोई वीकनेस है तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, प्लान करोगे। फिर आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, जैसे कि रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक करना, राइट, रिकंसिलिएशन प्रोसेस करना। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वेस्टेज के नाम पे भी क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसको भी डील करोगे, राइट। तो ध्यान रखना है, देखिए ये जो पूरा था इसका आंसर पूरा प्रैक्टिकल टाइप में दिया हुआ था, क्या था, प्रैक्टिकल टाइप में दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करती है, पहले कभी ना कभी पूछती है, आरटीपी में, एमटीपी में, स्टडी मटेरियल वगैरह में, राइट, और फिर क्या करती है, उसको मेन एग्जाम में पूछती है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता, right, जिसका आंसर इस तरीके का प्रैक्टिकल आंसर देती, तो उसका आंसर हर स्टूडेंट का तो मैच होता नहीं। तो कौन से स्टैंडर्ड, किस बेसिस पे इंस्टीट्यूट आंसर देती या फिर किस बेसिस पे इंस्टीट्यूट आंसर चेक करती, वो टिपिकल हो जाता। तो 95% ऑफ केस में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले एमटीपी आरटीपी में पूछते हैं, फिर एग्जाम में आता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपसे 2 से 3 बार देखना है, जिससे कि आपका आंसर क्या करे, इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच, राइट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ अपने ऐसे 240 के क्वेश्चन होते हैं पूरे। तो अपन नेक्स्ट स्टैंडर्ड लेते हैं, कौन सा, ऐसे 250। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अभी तो क्वेश्चन ही छोटा है, क्या लास्ट में पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। देखिए जब आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कंपनी की, आपको पता चला कि जो मेजर लेबर है वो क्या है, चाइल्ड लेबर है। जो मेजर लेबर है वो क्या है, चाइल्ड लेबर। आपको पता है चाइल्ड लेबर नहीं अलाउड है, इंडिया में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। जब आपने मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछा तो मैनेजमेंट बोलता है कि ये स्कोप, ये आपके ना स्कोप से बाहर है, ये आपके स्कोप से बाहर है, बराबर। तो बात किसकी हो रही है, लॉ एंड रेगुलेशन की बात हो रही है, क्या हो रही है, लॉ एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। उस पर आपको एज पर ऐसे 250 का आपको है ना आंसर देना है, ये हमारे स्कोप से बाहर नहीं है। ऑडिटर ना देखता है ऐसे लॉ जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है, या फिर अदर लॉ, राइट, जिसका क्या है कंपनी के ऑपरेशंस पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ऑडिटर के वो क्या है, स्कोप में है। और ध्यान रखना, अगर आप चाइल्ड लेबर कर रहे हो उससे क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, फाइन वगैरह लग सकता है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा, मटेरियल इफेक्ट होगा, राइट। साथ में उसके आपके गोइंग जो आपके जो ऑपरेशन है उस पर भी आपका क्या होगा, इफेक्ट, उस पर भी है ना, इस ये जो वॉयलेशन है इसका उस पर भी इफेक्ट होगा।
अल्टीमेटली क्या है, ये आपके स्कोप से बाहर नहीं है, राइट। देखिए ऑडिटर सारे लॉ एंड रेगुलेशन कंसिडर करता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। दूसरा, अदर लॉज एंड रेगुलेशन, अदर लॉज जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या हो सकता है, मटेरियल इफेक्ट हो सकता है या फिर उसके ऑपरेशंस पे मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ऑडिटर क्या करता है, उनको भी कंसिडर करता है। जो नॉन कंप्लायंस लॉज रेगुलेशन, उसके कारण फाइन हो सकता है, लिटिगेशन वगैरह हो सकते हैं, जैसे कंपनी को क्या हो सकता है उसके लिए कुछ फाइन वगैरह भरना पड़े। इन द इंस्टेंट केस मेजर पोर्शन ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड बाय द चाइल्ड लेबर, auditor should ensure the disclosure of above factor and the provision of the cost of fine, litigation or other consequence. In the case auditor concludes that non-compliance may have a material effect on the financial statement, he should modify the opinion accordingly. मतलब ये क्या है, ऑडिटर के स्कोप से बाहर नहीं है, ऑडिटर को क्लियरली बताना है। ये जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है कि आपके स्कोप से बाहर है या स्कोप से बाहर नहीं है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको अपन लास्ट में पढ़ते हैं। देखिए, CA judge wants to implement a such policy and procedure that can assist him in the prevention and detection of non-compliance with laws and regulation. Help CA judge by citing example of such policy and procedures. ये किसकी बात हो रही है, SA 250 की। इसको देख के अपन को ये समझ में आ जाएगा बात किसकी हो रही है, SA 250 की। चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में, उसने क्या किया, एक CA को अपॉइंट किया एज CFO। उसका काम क्या है, उसको देखना है कि कंपनी क्या कर रही है, लॉ एंड रेगुलेशन की जो प्रोविजन है उससे क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। वो क्या कर रही है, लॉ एंड रेगुलेशन की जो प्रोविजन है उससे कंप्लाई कर रही है। अब आपको CA जो है, CA जज, आपको क्या करना है, उसको हेल्प करना है कि किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करें, राइट। तो ये भी बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें CA जज क्या करेगा, आप बताओगे CA जज को, उसको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लॉ एंड रेगुलेशन जो क्या है एंटिटी पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, उसको क्या करना है, जो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है कि वो क्या करें, लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करें, राइट। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर सही तरीके से काम करे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करना पड़ेगा। तो थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करना। फिर जो इंटरनल कंट्रोल जो डेवलप किए हैं, राइट, उसको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, साथ में उसको एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है। देखिए एम्प्लॉय जो होगा, जो एक्चुअल जो है ना काम परफॉर्म करेंगे, तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, साथ में उनको ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा। फिर अगर एम्प्लॉय को उससे कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके में क्या होगा, अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। फिर याद रखना, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन आपने आइडेंटिफाई क्या करे हैं, आप क्या करोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करोगे। क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे। साथ में आप क्या कर सकते हो, लीगल एडवाइस वगैरह भी ले सकते हो। क्या कर सकते हो, लीगल एडवाइस वगैरह भी ले सकते हो। एक बार आप ये देख लेना, क्या है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, वापस देखने की जरूरत नहीं है इसे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। आप एक कंपनी के ऑडिटर हो और आपको लगता है कि उस कंपनी में क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन से क्या है, नॉन कंप्लायंस है। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिकेट द पॉसिबल एरिया और एस्पेक्ट वेयर यू मे हैव टू लुक आउट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज टू वेदर अ सस्पिशन हैज सम बेस टू फर्दर इंक्वायरी, राइट। ये आपको कुछ पॉसिबल एरिया बता दें, राइट। ये आपको कुछ पॉसिबल एरिया पूछ रहा है जो इंडिकेट करे क्या, कि कंपनी ने क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, अपन को इंडिकेशन पूछ रहा है, जैसे कि एडवर्स मीडिया कमेंट, गवर्नमेंट के है ना नोटिस वगैरह मिलना, या फिर रिसर्च है ना, इन्वेस्टिगेशन रेड वगैरह होना, या फिर है ना लीगल एक्सपेंस पे अपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लीगल एक्सपेंस पे अपन बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल के साथ अपन क्या कर रहे हैं, विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, बराबर। या फिर एक और अपन एक दो और एग्जांपल देखे थे, अपन ने जिस कंट्री से गुड्स रिसीव किए हैं, राइट, अपन पेमेंट किसी और को कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, देखिए उसकी बात करें, देखिए इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विस फॉर सर्विस, या फिर सेल्स कमीशन बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट से, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, या फिर अनयूजुअल पेमेंट इन कैश की बात हो रही है, परचेज एट प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल और रिटेंशन फीस,
अनयूजुअल ट्रांजेक्शन विद द कंपनी रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवंस। ये जो कुछ एग्जांपल है जो अपन ने ऑलरेडी क्या कहते हैं क्लास में डिटेल किए थे, इस पर एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको क्या करना रीड कर लेना। ओके, अब देखिए क्या है, एक सीए है जो क्या है एक कंपनी का ऑडिटर है। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए अभिनंदन को कुछ सिचुएशन मिली, कुछ इंफॉर्मेशन मिली जो बता रही है क्या है नॉन कंप्लायंस है, या फिर जो डाउट क्रिएट कर रही है कि लॉ एंड रेगुलेशन के साथ क्या हो सकता है नॉन कंप्लायंस हो सकता है, लॉ एंड रेगुलेशन के क्या हो सकता है नॉन कंप्लायंस हो सकता है। तो इस सिचुएशन बीइंग द सीनियर पार्टनर ऑफ सीए अभिनंदन guide him regarding audit procedure to be followed when non-compliance is identified or suspected। अब आप क्या हो उस फर्म के सीनियर पार्टनर हो, आप उस फर्म के क्या हो सीनियर पार्टनर हो, और ऐसे ही बोल रही है कि आपको क्या करना है, आपको सीए अभिनंदन को गाइड करना है कि इस केस में आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस केस में आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए अगर ऑडिटर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंडिकेट कर रही है, राइट, जो इंडिकेट कर रही है क्या है नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन के साथ में, तो सबसे पहले तो उसको देखना है नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। सबसे पहले उसको क्या करना है नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन देखना है, साथ में सर्कमस्टेंस देखना है, और दूसरा उसका क्या करना है उसमें देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट। देखिए इफ द ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस with laws and regulation, auditor shall obtain an understanding of the nature and the circumstance in which it has occurred, and the further information to evaluate the possible effect on the financial state, right। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके कारण आपको लगता है कि क्या है लॉ एंड रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस है, तो आप क्या करोगे, पहला तो नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस, दूसरा सर्कमस्टेंस, एंड तीसरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है, राइट। फिर आप क्या करोगे इसी चीज को टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट करोगे और उनसे क्या करोगे इन्फॉर्मेशन लोगो कि आपने क्या किया है पर्टिकुलर लॉ एंड रेगुलेशन के साथ क्या है कंप्लाई किया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कंप्लाई किया, तो आप क्या करोगे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, चेक करोगे कंप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि उन्होंने कंप्लाई किया है, तो आप क्या करोगे इस केस में एक तो लीगल एडवाइस लोगे, और साथ में आप क्या करोगे आप देखोगे इसका आपके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट है, इसका आपके ओपिनियन पे क्या इफेक्ट है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे टीसीडब्ल्यू के साथ मैटर को डिस्कस करोगे। अगर मैनेजमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, राइट, कि उन्होंने इसे कंप्लाई किया है और उसका जो इफेक्ट है वो क्या मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में तो लीगल एडवाइस लेगा, और साथ में ऑडिटर क्या करेगा उसके अपने ऑडिट ओपिनियन पे भी क्या करेगा उसका इफेक्ट देखेगा, और ऑडिटर क्या करेगा अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे भी क्या करेगा उसका इफेक्ट देखेगा, राइट। पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिलायबिलिटी, बराबर। ये ऊपर वाले का एकदम सेम क्वेश्चन है, एक बार आप रीड करना, एक बार आप इसको रीड करना। ऊपर वाले में कोई भी केस नहीं दिया था, ये जो अपन केस दे रहे हैं, केस दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या क्या केस दिया है, क्या हुआ है कि कंपनी ने कोई फेक इनवॉइस वगैरह रेज किए थे, राइट। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं, एक बार आंसर फिर आप देख लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी है जिसका काम क्या है इंश्योरेंस में काम करना, राइट, उसका काम क्या है इंश्योरेंस वगैरह में काम करना। जो ड्यूरिंग द ईयर है उस समय क्या हुआ है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी है उसने क्या किया एक नोटिस इशू किया है कंपनी पे। क्या बोल रहा है उस नोटिस में कि कंपनी ने क्या किया है फिक्चर्स इनवॉइस बनाए, राइट, फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस अमाउंटिंग टू ₹50 करोड़ इन फेवर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल सी बात क्या है, कंपनी ने कुछ फेक इनवॉइस बनाए हैं 50 करोड़ के। फिर ये क्या बोल रहा है साथ में क्या हुआ है जो कंपनी के प्रीमाइस है उस पर भी क्या हुआ है कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है, राइट, उसने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई है। ये जो मैटर था वो उसने क्या किया है जो एडा है, राइट, जो एडा है उसको भी क्या किया मैटर है ना कम्युनिकेट किया कि उन्होंने क्या किया है लॉ एंड रेगुलेशन का क्या किया था वायलेशन वगैरह किया था। अभी क्या डज अबव सिचुएशन हैज एनी बियरिंग ऑन योर रिस्पांसिबिलिटी एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी आउटलाइन ब्रीफली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन।
तो देखिए जीएसटी के साथ जो नॉन कंप्लायंस हुआ है तो ये क्या है, एक सीरियस वायलेशन है जिसका कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या हो सकता है, मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑडिटर की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को अगर यहाँ पे क्या अपने नॉर्मल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज, सर्कमस्टेंस एंड उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट है, राइट। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे इसका इफेक्ट देखेगा, अपने ओपिनियन पे इसका इफेक्ट देखेगा, साथ में अगर ऑडिटर को लगता है कोई लीगल एडवाइस लेनी चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा, वो भी लेगा। एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार इसको आप वापस आराम से देखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा इजी है। आप एक कंपनी के ऑडिटर हो और ड्यूरिंग द क्या हुआ, कंपनी जो गवर्नमेंट है उसने उस कंपनी में बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन लगा रहे, जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन लगाए हैं। अब पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में how you can proceed to verify that company is compliant with the new regulatory requirement, beside what does above situation underscore to you as an auditor। अब देखिए बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन का लगा, आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन पूछे कि पहला तो आपको देखना है क्या कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी ने जो रजिस्टर मेंटेन किया है इन रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा और कंपनी को कौन से प्रोविजन से कंप्लाई करना चाहिए ऑडिटर उस चीज़ को वहाँ से देखेगा। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करेगा, क्या कंपनी का रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है या नहीं है। साथ में ऑडिटर क्या करेगा, वहाँ पे सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इस तरीके से ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ध्यान रखना इसने क्या बोला, एक और क्वेश्चन पूछा क्या कि इस सिचुएशन से आपको और क्या लगता है, तो ध्यान रखना ये सिचुएशन क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है क्या, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में ऑडिटर क्या करना है, उन चीज से भी क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड तो है ना, मैनेजमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रेशर बढ़ रहा होगा मैनेजमेंट पे, तो उस प्रेशर को मीट करने के लिए हो सकता है मैनेजमेंट कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में हो सकती है इन्वॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपनी के सिस्टम को चेक करोगे, साथ में उसके प्रोसीजर को चेक करोगे, राइट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसमें देखिए इंटरनल कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी प्रोसीजर को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर क्या उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया इन नए लॉ एंड रेगुलेशन से, अगर उन्होंने कोई लीगल एडवाइजर के लिए है तो हम क्या करेंगे, उसके भी रिकॉर्ड से उनको क्या करेंगे, चेक करेंगे, राइट। फिर देखिए ये अपन ने पहले ही डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या है, डिस्कस व्हाई द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इन हैंड लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन एस 200 आर फार ग्रेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। ये क्या बोल रहा है, देखिए हमने क्या बोला था, हमारे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसके कारण हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। अब ये क्या बोल रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन के केस में इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कुछ रीजन थे, अब मेरा अपन ने पहले ही डिस्कस किए थे क्या, देखिए जो इनहेरेंट लिमिटेशन के पोटेंशियल इफेक्ट इस केस में ज़्यादा क्यों होते हैं। पहला तो एंटिटी पे मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, राइट। उसमें काफी सारे लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा होता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ऑफकोर्स ऑडिटर ने वहाँ पे अपने कोई ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन नहीं किए होंगे, तो ऑडिटर उनको डिटेक्ट करे इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो पहला इफेक्ट, पहला कारण ये था, राइट। दूसरा क्या कारण है कि ध्यान ध्यान रखना, कोई भी जो नॉन कंप्लायंस हुआ है, राइट, वो कब होगा, जब कोर्ट डिसीजन देगा कि ये नॉन कंप्लायंस है, राइट। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा कि नॉन कंप्लायंस है तभी वो एक्चुअली नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, बराबर। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला तो कंपनी पे बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है, सिर्फ ऑडिटर क्या करता है, देखिए देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटिंग principally to the operating aspect of an entity that typically do not affect the financial statement and are not captured by the entity's information system relevant to financial reporting। Alright, तो अपना ऑडिट प्रोसीजर क्या करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग डिजाइन करता है। अब नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व conduct designed to conciliate such as collision, forgery, deliberate failure to record transaction, management override control or intentional misrepresentation being made to the auditor। ये क्या बोल रहा है, काफी बार बहुत सारे एम्प्लॉय मिलके क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इस तरीके का नॉन कंप्लायंस कर सकता है। इसके कारण क्या होता है, अगेन यहाँ पे इसका इफेक्ट पोटेंशियल इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है।
फिर क्या बोलते हैं, वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता कि ये है ना नॉन कंप्लायंस है, तब तक क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्या बोल रहा है, इन हैंड लिमिटेशन का जो इफेक्ट है वो लॉज एंड रेगुलेशन के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। चलिए, इसी के साथ में पूरा होता है ऐसे 240 एंड 250। थैंक यू, राधे राधे।